नमस्कार, ताल ठोक के स्पेशल एडिशन में आपके साथ मैं अदिति त्यागी और हमारी आज की बहस इस सवाल के साथ कि सियासत में राम नाम की लूट क्यों चल रही है। क्यों कह रही हूं ऐसा बता देती हूं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राम को काल्पनिक बताने वालों को बड़ा जवाब दिया है। पूरे डिटेल्स आपको बताएंगे, दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले कुछ तथ्य आपके सामने रखना चाहती हूं ताकि आपको ये बहस और ज्यादा समझ आए। उत्तर प्रदेश में भूले नहीं, साल 2022 में चुनाव होने हैं। अब यूपी की सियासत में चल रही सियासी रामलीला को आपको उसी से जोड़कर समझना है। राम के जवाब में विपक्ष ने परशुराम की एंट्री करा दी। सवाल यह कि क्या उत्तर प्रदेश में जातिवाद का ही जहर घोला जा रहा है, जैसा कि उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ आरोप लगा रहे हैं। आज उत्तर प्रदेश की विधानसभा में योगी आदित्यनाथ ने ब्राह्मण सियासत और परशुराम पॉलिटिक्स पर विरोधियों को जो जवाब दिया आपको बता देती हूं। राम और परशुराम में कोई अंतर नहीं है। साथ ही उन्होंने कहा कि दोनों भगवान विष्णु के ही अवतार हैं, बस कुछ लोगों की बुद्धि में भेद है। इसीलिए ताल ठोके में जनता का सवाल एक एक कर अब आपको बताती हूं। श्री राम वर्सेस परशुराम से क्या बनेंगे विपक्ष के बिगड़े काम। भूमि पूजन के बाद विपक्ष को याद आए जय श्री राम। यूपी में श्री राम पर सियासी रामलीला कब तक। लेंगे राम का नाम तभी बनेगा विपक्ष का काम क्या। और यूपी में वोट के लिए विपक्ष राम भरोसे है क्या। ये वो सवाल जो उठाएंगे, लेकिन उससे पहले खबर का मतलब आपको जल्दी से समझा देते हैं। खबर का मतलब समझना आपके लिए जरूरी है। तो खबर यह है कि श्री राम और परशुराम की राजनीति पर विपक्ष को योगी आदित्यनाथ का ये जवाब है। वो कह रहे हैं कि अब सबको समझ में आ गया कि वैतरणी राम जी ही पार कराएंगे। योगी आदित्यनाथ ने भी कहा कि राम और परशुराम में अंतर दरअसल लोगों की बुद्धि में भेद को दिखाता है। राम परशुराम में भेद बताकर विपक्ष गंदी सियासत कर रहा है। मंदिर भूमि पूजन के बाद से परशुराम के नाम पर राजनीति जारी है। इसमें समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी ने परशुराम की मूर्ति बनवाने का ऐलान किया है। कांग्रेस भी ज्यादा पीछे नहीं है। कांग्रेस मूर्ति बनाने की बात तो नहीं कर रही, लेकिन परशुराम जयंती पर छुट्टी बहाल करने की मांग जरूर कर रही है। तो इसीलिए सवाल सभी से है और कई खास मेहमान हमारे साथ हैं। हमारे साथ बीजेपी का पक्ष रखने के लिए प्रेम शुक्ला जी हैं। समाजवादी पार्टी से हमारे साथ घनश्याम तिवारी हैं। धर्मवीर चौधरी बीएसपी से हमारे साथ हैं। राजेश मिश्रा पूर्व सांसद हैं कांग्रेस पार्टी के। वरिष्ठ पत्रकार आलोक मेहता हमारे साथ हैं। शांतनु गुप्ता पॉलिटिकल एनालिस्ट हमारे साथ हैं। और स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती महासचिव हैं अखिल भारतीय संत समिति के। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन मेरा पहला सवाल घनश्याम तिवारी आपसे है और सवाल मेरा आपसे है लौटन राम निषाद क्या उनकी तरफ से कहा गया है, जरा सुने आप, क्योंकि इस पर फिर मैं आपसे जवाब चाहूंगी। लोगों ने भी ये भाषा बोलनी शुरू कर दी है क्योंकि उन्हें मालूम है कि भारत के अंदर राम नाम से ही वैतरणी पार होने वाली है, बाकी कोई उसका आधार नहीं है। और इस देश की जनता जनार्दन ने बार बार साबित करके दिखाया है। महोदय, ये वही लोग थे जिन्होंने राम सेतु का भी विरोध किया था, जिन्होंने सांप्रदायिकता कानून के नाम पर देश की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करने का प्रयास किया था, इस समाज को बांटने का प्रयास किया था। आज फिर वे अपनी इस विभाजनकारी मंशा के रूप में फिर से आगे आ गए हैं और फिर से इस प्रकार की कुत्सित राजनीति करने के लिए फिर समाज को विभाजित करने की ओर अग्रसर कर रहे हैं। मैं राम बाबू थे कि नहीं थे, राम के अस्तित्व पर भी मैं प्रश्न चिन्ह खड़ा करता हूं कि राम को लोग कहते हैं दशरथ बेटा राम एक काल्पनिक पात्र हैं। जैसे फिल्म की स्टोरी बनाई जाती है वह उसी तरह से राम एक स्टोरी के एक पात्र हैं। राम का कोई अस्तित्व नहीं है। संविधान भी कह दिया है कि राम कोई नायक पैदा नहीं हुए थे। भारत में कोई राम नाम का कोई व्यक्ति पैदा ही नहीं हुआ था। और मेरे सहयोगी विशाल पांडे भी हमारे साथ हैं, उनका मैं रुख करूंगी, लेकिन उससे पहले घनश्याम तिवारी आपका जवाब चाह रही थी मैं। क्या कह रहे हैं लौटन राम निषाद, क्या कह रहे हैं? राम काल्पनिक थे, कहानी के पात्र हैं। अदिति जी, जिनके नाम में ही राम लगा हुआ है, आप बार बार लोटन राम कह रही हैं, उनके नाम में ही राम लगा हुआ है, तो उनका जो कंफ्यूजन है उसको तो उन्हें अपने परिवार में जाके दूर करना चाहिए। लेकिन अगर मैं विस्तृत बात कहूं तो उत्तर प्रदेश में इतना ज्यादा अत्याचार लोगों के ऊपर है, खासकर जो गरीब हैं, दलित हैं, पिछड़े हैं,
उनके ऊपर जो अत्याचार है वो बदहवास होकर के न्याय के लिए मांग कर रहे हैं। उनको लग रहा है कि हम कुछ भी ऐसी बात कहेंगे कि सरकार हमारी बात तो सुने। आज अगर उनकी बात सुनकर के आदित्यनाथ ये जवाब दे रहे हैं तो मैं आदित्यनाथ जी से पूछना चाहता हूं कि देवमणि द्विवेदी भाजपा विधायक हैं, उन्होंने सरकार से पूछा है 17 लोगों के 17 गैंगस्टर्स के नाम घोषित करके उन्होंने पूछा है कि पिछले 3 साल में इनके ऊपर क्या कार्रवाई हुई। आप नाम सुनना चाहेंगी? ब्रजेश सिंह, इन्होंने प्लीज पहले जो मेरा सवाल है ना घनश्याम तिवारी जी, सवाल का जवाब दीजिए सर। पहले उस सवाल का जवाब दीजिए सर। घनश्याम तिवारी जी, घनश्याम तिवारी जी, आपसे सवाल क्या है मेरा? राम काल्पनिक है, आप ये आपकी समाजवादी पार्टी से ही है ना लोटन राम निषाद? घनश्याम तिवारी जी, सर मेरे सवाल है, मैं सवालों के जवाब लेती हूँ सर। आपको उन सवालों के लिए जवाब देने के लिए बुलाया सर, मोनोलॉग के लिए नहीं बुलाया। मैं क्या कह रही हूँ, लोटन राम निषाद ये कह रहे हैं मैं राम के अस्तित्व पर सवाल खड़े करता हूँ। वो उन्हें काल्पनिक पात्र बताते हैं, फिल्म की स्टोरी में काल्पनिक पात्र, एक स्टोरी के पात्र, राम का कोई अस्तित्व नहीं। उस पर जवाब दीजिए ना सर। आप मेरे साथ बोलेंगे तो आप सवाल से थोड़ी बच जाएंगे। अरे भाई, आपको मेरी सवाल का कौन सा पहलू नहीं समझ में आया? मैंने शुद्ध जवाब दिया आपको। क्या जवाब दिया? जिसके नाम में राम लगा हुआ है, अगर उनको कोई कंफ्यूजन है, अपने ही नाम पे सवाल उठा रहा है। वो तो नाम पूछ रहा है ना, वो तो सवाल उठा रहा है, वो तो कह रहा है राम काल्पनिक पात्र है। ये क्या जवाब हुआ? आपकी पार्टी का क्या स्टैंड है? काल्पनिक है, रियल है, सांस्कृतिक पुरुष है, क्या है? हमारी पार्टी का स्टैंड ये है, मेरा नाम घनश्याम, मेरे बड़े पिताजी का नाम रामजग तिवारी, मेरे चाचा जी का नाम बलिराम तिवारी। राम हमारे हर परिवार के हिस्ट्री नहीं पूछ रही हूँ, पार्टी का स्टैंड पूछ रही हूँ सर। पारिवारिक हिस्ट्री नहीं पूछ रही, पार्टी का स्टैंड पूछ रही हूँ। पार्टी का स्टैंड पूछ रही हूँ और आप ही की पार्टी के नेता का बयान भी सुनवा रही हूँ। कोई बात नहीं। विशाल पांडे, आगे सर जवाब सोच लीजिएगा। आऊंगी इस सवाल के साथ, इस सवाल के साथ आऊंगी। आई कीप रिपीटिंग दिस क्वेश्चन। आपको इस सवाल का जवाब देना होगा क्योंकि आज आप परशुराम की बात कर रहे हैं। ठीक, विशाल पांडे 2022 में यूपी में इलेक्शन, उससे पहले क्या किसी सबको समझ नहीं आ रहा ये क्या हो रहा है? और ये सियासत में लगा था राम मंदिर भूमि पूजन के बाद कि सियासत से मुक्त हो जाएंगे श्री राम, लेकिन ऐसा तो होता दिखाई नहीं दे रहा। इस वक्त अगर उत्तर प्रदेश की राजनीति की बात करेंगे, क्योंकि 2022 का विधानसभा चुनाव बेहद नजदीक है, तो सभी पार्टियों को ब्राह्मण वोट बैंक विशेष तौर पर दिखाई दे रहा है। इसीलिए भगवान राम के मंदिर के भूमि पूजन के बाद से भगवान परशुराम के ऊपर ये पूरी राजनीति एक तरह से शुरू हो चुकी है। अब इसके बारे में अगर आप देखिए, 14% वोट बैंक है, पूर्वांचल विशेष तौर पर ब्राह्मण बाहुल्य माना जाता है, और इसीलिए आप देखिए इसमें समाजवादी पार्टी, बीएसपी, कांग्रेस, हर कोई कूदना चाहता है। उसको ये लगता है कि ब्राह्मण जिस तरफ जाता है उसकी सरकार उत्तर प्रदेश में बन जाती है। इसीलिए देखिए इस वक्त हर किसी को इसकी याद आ रही है ब्राह्मण वोट बैंक की, और इसीलिए अलग अलग तरीके से सभी पार्टियां यहां पर अपने अपने दावे कर रही हैं। कोई सदन में उठा रहा है, या योगी आदित्यनाथ ने भी आज जिक्र किया है विधानसभा में। हमारे साथ स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती जी हैं, जो कि अखिल भारतीय संत समिति से हैं, बनारस से हैं। इसे विशेष केंद्र माना जाता है जिसके नाम पर राजनीति हो रही है, ब्राह्मण वोट बैंक का पूर्वांचल को। स्वामी जितेंद्रानंद जी, आपको क्या लगता है, 22 का चुनाव नजदीक है, राम के बाद भगवान परशुराम, इस तरीके की मुझे नहीं लगता कि कोई राजनीति सफल हो पाएगी। लेकिन एक धर्माचार्य के नाते मैं इतना ही कहूँगा, कल तक भगवान राम को मिथक, रामायण को काल्पनिक एक साहित्यिक ग्रंथ मानने वाले लोग अगर आज घुटने के बल बैठ करके राम को, परशुराम को स्वीकार कर लिए, तो राम के पूर्वज मनु को भी स्वीकार करना पड़ेगा, फिर मनुस्मृति को स्वीकार करना पड़ेगा। ये एक अंतहीन सिलसिला है धर्म क्षेत्र का, और जाति राजनीति की कड़वी सच्चाई है। तो मैं राजनीतिक दलों से इतना ही कहूँगा कि लोक कल्याण के कार्यों पर ज़्यादा ध्यान दें। ये जातिगत राजनीति, ये तुम्हारी जाति, ये हमारी जाति, बहुत दिन तक के चलने वाली नहीं है। कल को कोई नया बूम खड़ा होगा, उस बूम के सहारे चुनाव होंगे। ये श्री राम जन्मभूमि के भूमि पूजन पर अगर ये स्थिति है, और 2022 के चुनाव से ठीक पहले अगर श्री राम जन्मभूमि के गर्भगृह में भगवान रामलला विराजेंगे और पूरे देश दुनिया से 40-50 लाख 1 करोड़ लोग उमड़ गए अयोध्या की तरफ, तो क्या स्थिति होगी? इसलिए बेहतर होगा, ये जाति की राजनीति जहरीला है। किसी भी जाति की राजनीति बहुत जहर भरा है, इसमें आरोप प्रत्यारोपों से बचें। मैं इतना ही कहता हूँ, समाज के लिए यही हितकर होगा। देखिए आदित्य, लेकिन उत्तर प्रदेश में
जात की राजनीति को आप बिल्कुल पीछे नहीं छोड़ सकती हैं। जातिगत समीकरण बहुत ज्यादा मायने रखता है और इसीलिए आप देखिए आज जब बीजेपी ने अपनी कार्यकारिणी की सूची जारी की है तो उसमें बाकायदा जाति को इंगित किया है कि कौन सा नेता किस जात से और उसको क्या पद दिया है। तो इसमें आप किसी पार्टी को छोड़ नहीं सकती है। हर पार्टी अपने जातिगत समीकरण को साधने की कोशिश यहाँ पर जरूर कर रही है। बिल्कुल 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 विशाल, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। और हमें और आपको गया है ना, जाति ना पूछो साधु की पूछ लीजिए ज्ञान। सियासत में आकर सब उलट हो जाता है, सब पलट देती हैं सियासी पार्टियां। प्रेम शुक्ला जी, जहां पर विशाल ने छोड़ा वहीं से पॉइंट आगे बढ़ा रही हूँ। सवाल तो आपकी पार्टी से भी है सर। जी नहीं, पार्टी निश्चित तौर पे हमारे पार्टी सवाल कर सकती है, लेकिन हमारी पार्टी जातियों को जातियों से लड़ाने का, जातियों से जातियों को विभाजन का और जातियों के नाम पे राजनीति नहीं करती है। आप जो है पदाधिकारियों का क्या उपनाम भी जो है बंद कर दिया जाए, घोषित करना तो अच्छी बात है। अब जातियों का उपनाम ना कहा जाए, प्रेम शुक्ला को कल से जो है सिर्फ प्रेम कहा जाए, आलोक जी को सिर्फ आलोक कहा जाए। अगर ये सिद्धांत अगर है तो किया जा सकता है, वरना जब मुझे प्रेम शुक्ल कहा जाएगा तो कोई मेरी जाति ढूंढ सकता है। ये कोई छिपी हुई बात नहीं है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने कभी भी जाति के आधार पर वोट नहीं मांगा है। भारतीय जनता पार्टी ने कभी जाति के विरुद्ध जाति को नहीं खड़ा किया है। भारतीय जनता पार्टी ने कभी किसी जाति के खिलाफ लोगों को खड़ा करने का काम नहीं किया है। ये सबके सामने तथ्य है। और अगर किसी के पास हो कि नहीं भारतीय जनता पार्टी जो है जब शासन में आती है तो जिस तरह से एक समय ऐसा था, पीसीएस अधिकारी एक जाति विशेष के लोग हो रहे थे, थाने पे अधिकारी एक जाति विशेष के लोग नियुक्त हो रहे थे, सारे पीसीएस जो है एक जाति के पास हो जाया करते थे। नहीं, वो हो रहा था ना, एक ने जातिवाद किया उसका मैं दिखा रहा हूँ। नहीं, जो जातिवाद कर रहा था उसको बोलना बंद कर दे भाई। एक पार्टी के जो घनश्याम तिवारी जी की पार्टी है, घनश्याम तिवारी जी की पार्टी जब इनका शासनकाल था तो क्या उत्तर प्रदेश के थानों पर एक जाति विशेष के लोग 70% तैनात हुए थे कि नहीं? ये सत्य है कि नहीं? पीसीएस जो है एक जाति विशेष के लोग पास हुए थे और पीसीएस घोटाले की सीबीआई जांच हुई कि नहीं हुई? कृपा करके आप भी कुल मिलाकर जाति पर आ गए। आप कुल मिलाकर जाति पर आ गए। ठीक है, आपने सवाल उठाया, जवाब दीजिए। घनश्याम तिवारी 30 सेकंड्स काउंटर, 30 सेकंड्स का काउंटर, उसके बाद दूसरे में मेरा जवाब बड़ा साधारण सा है। ये बता दें प्रेम शुक्ला जी कि जो एक ब्राह्मण बच्चे की हत्या हुई इसके बारे में इन्होंने कुछ कहा? फेक एनकाउंटर जो ब्राह्मण बच्चे का हुआ, उत्तर प्रदेश में ब्राह्मणों के पास 3 योगी सरकार की तरफ से सुविधाएं हैं। आपकी गाड़ी पलटवाई जा सकती है, जैसे पुलस तिवारी का केस है, आपको गाड़ी में बिठाया जा सकता है, या फिर आपकी बाइक पलटवाई जा सकती है, या फिर आपको सड़क के मारा जा सकता है। ब्राह्मण उत्तर प्रदेश के इन चारों अपराधों से जूझ रहे हैं, वो पुलिस के द्वारा हो या अपराधी के द्वारा हो। देवमणि द्विवेदी क्यों चिट्ठी लिख रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं। जिन 17 लोगों के नाम लिखे हुए हैं उनके नाम बताइए। ब्रजेश सिंह, बताइए आपने क्या किया? बादशाह सिंह क्या किया? चुन्नू सिंह, पिंटू सिंह, अजय सिंह, सोनू सिंह, चुलबुल सिंह, ये लोग संत नहीं है। ये वो लोग हैं जो आपकी पनाह में आप नाम देख करके तय करते हैं कि किसको क्या सुविधा देनी है, नाम लेकर किस पदों को बचाना है। कर रहे हैं कि आप फेक चिट्ठी का आधार ले रहे हैं। अहिंसा को जेल में डाल देते हैं। द्विवेदी ने लखनऊ में बाकायदा इस बारे में शिकायत की है कि उनके लेटर पैड का दुरुपयोग करके फेक चिट्ठी लिखी गई है कि आप लोग जाति देख करके अपनी नीतियां तय कर रहे हैं, इसीलिए इस तरह के अपराधी बाहर हैं और इसलिए आपके विधायक चिट्ठी लिख करके आपसे पूछ रहे हैं और आप जवाब नहीं दे पा रहे हैं। इस बहस को देख रहे हैं, उन्हें जरा सा बता देती हूँ। जाति का जिक्र पैनलिस्ट द्वारा किया गया, जाति का जिक्र पैनलिस्ट द्वारा किया गया। मेरा सवाल श्री राम पर होने वाली सियासत से था। मेरा सवाल परशुराम को हथियार बनाकर होने वाली सियासत पर है, लेकिन जाति पैनलिस्ट लेकर आए और इसीलिए ये बहस हम लेकर आए हैं ताकि आप इस बहस में क्या हासिल करने की कोशिश विपक्ष द्वारा की जा रही है, क्यों श्री राम सियासत से मुक्त नहीं हो पा रहे हैं, आप इस बात को समझ पाए। धर्मवीर चौधरी जी, परशुराम की याद आई सर? मुझे उत्तर देने का अवसर देंगे अदिति जी, मुझे भी आप उत्तर देने का अवसर देंगे, मुझे विश्वास है। घनश्याम तिवारी के फर्जी ठीक है सर, आपने सर उनको काउंटर किया, आपने बता दिया, आपने उनको काउंटर किया, आपने उनके आरोप का खंडन किया। मुझे मेरी ठीक है, बोल लीजिए, 20 सेकंड बोल लीजिए सर, 20 सेकंड प्लीज। धन्यवाद। क्या घनश्याम तिवारी जी कृपा करके बताएंगे कि कन्नौज में नीरज मिश्रा का सिर कटवा कर किस नेता ने मंगवाया था और नीरज मिश्रा किस जाति के थे और किस जाति के नेता ने मंगवाया था, क्यों मंगवाया था? अगर हिम्मत हो, अगर आप स्वयं को ब्राह्मणों का हकदार बनते हैं, हिम्मत हो तो नाम लेके बता दीजिए। आज योगी जी ने
सदन में बाकायदा पूछा, चुनौती दी योगी जी ने, और हिम्मत तो बता दीजिए, नीरज मिश्रा का सिर काटने वाला घनश्याम तिवारी प्रेम शुक्ला, घनश्याम तिवारी प्रेम शुक्ला प्लीज एक सेकंड रुकिएगा सर, एक सेकंड रुकिए प्रेम शुक्ला जी। घनश्याम तिवारी जी सुनिए मेरी बात सर, आप सुनिए मेरी बात सुनिए प्लीज। आप लोग बहुत वरिष्ठ हैं, इस तरह से इंटरप्ट करना अच्छा नहीं लगता। मेरे साथ और भी पैनलिस्ट हैं, मैं पारिवारिक बहस लेकर आती हूँ, दर्शकों की समझ के लिए लेकर आती हूँ। आप एक एक करके जवाब देंगे, सबको बात समझ में आ जाएगी, टू द पॉइंट रहेंगे, बहुत हेल्दी डिबेट होगी। प्रेम शुक्ला जी ने सवाल पूछा, घनश्याम तिवारी जी 30 सेकंड, अब उसका 30 सेकंड के अंदर जवाब दे दीजिए सर। देखिए मैं बिल्कुल शुद्ध रूप से जवाब देता हूं। जय श्री राम कहेंगे लेकिन राम राम जपने वालों के साथ ये करेंगे। देखिए मैं तो शुद्ध रूप से जवाब देता हूं कि जिस ब्राह्मण बच्चे का फेक एनकाउंटर हुआ, उसके परिवार के लोग तो इन्हीं की सरकार के साथ खड़े थे। जो विधायक 17 अपराधियों की सूची सब एक ही जाति के हैं, सबके ऊपर 50 किसको लेकर सवाल पूछ रहे हैं? प्रेम शुक्ला का सवाल है कन्नौज से नीरज मिश्रा को लेकर, यही सवाल है ना प्रेम शुक्ला जी? यही सवाल है ना? घनश्याम तिवारी जी इसी पर जवाब दीजिए सर, जवाब दीजिए। उनकी सरकार है, उनका कोई भी आरोप है वो प्रस्तुत करें। उनकी सरकार से उनके विधायक ही सवाल पूछ रहे हैं, मैं नहीं पूछ रहा। ये द्विवेदी जी उनके विधायक हैं, भदोही से जिस विधायक को उठाया गया। आप सवाल का जवाब नहीं दे रहे, सॉरी आप सवाल का जवाब नहीं दे रहे। धर्मवीर चौधरी जी आपसे मेरा सवाल है सर, कभी मिले मुलायम काशी राम, हवा में उड़ गए जय श्री राम, अब राम और परशुराम की याद क्यों आ गई? आदित्य जी, जिन योगी आदित्यनाथ जी ने भारत के संविधान की शपथ लेकर के इस मुख्यमंत्री पद को सुशोभित किया था, जो भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के आदर्शों की बात करते थे, आज ये भगवान राम जो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम थे उनके आदर्शों से भटक गए हैं। जो योगी आदित्यनाथ हनुमान जी की जाति बता रहे थे थोड़े दिन पहले, अब वो कह रहे हैं कि परशुराम और राम में कोई अंतर नहीं है। जिस प्रकार भगवान पुरुषोत्तम श्री राम ने विद्वान रावण का विध्वंस किया था, उसी तरीके से ये जनता इस जोगी में एक रावण देख रही है। इस उत्तर प्रदेश में जो बच्चियों के साथ में, बहन बेटियों के साथ में जो बलात्कार और अत्याचार प्रदेश के अंदर हो रहे हैं, उसके रूप में एक रावण इस प्रदेश में चल रहा है और वो रावण राज चल रहा है। आदित्य जी मुझे बोलने के 10 सेकंड दीजिए। मुद्दे पे रहिए प्लीज, जाति बताने मुद्दे पे रहिए। भाषा को थोड़ा सा मर्यादित रखिए सर, भाषा को मर्यादित रखिए, भाषा को मर्यादित रखिए, संयम रखिए, संयम रखिए, संयम रखिए, संयम रखिए। मुझे ये बताइए कौन सी सियासी मजबूरी हो गई कि मिले मुलायम काशी राम, हवा में उड़ गए जय श्री राम वालों को आज जय श्री राम कहना पड़ रहा है, परशुराम कहना पड़ रहा है? आप उस पर बताइए, मुझे चिल्लाइए नहीं सर। ये राम राज्य की कल्पना, धर्मवीर चौधरी जी, हाँ राम राज्य की कल्पना, अच्छा वो आपने जिक्र किया, राम राज्य की परिकल्पना का आपने जिक्र किया, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। राम राज्य की परिकल्पना में क्या जातिवाद की जगह है? राम राज्य की परिकल्पना में क्या किसी धर्म विशेष को? सुन लीजिए सर आप चिल्लाइए नहीं प्लीज, मैं आपसे आराम से बात कर रही हूँ, मेरे सवाल का जवाब दीजिए, मेरे सवाल का जवाब दीजिए। मिले मुलायम काशी राम, हवा में उड़ गए जय श्री राम, ये नारा किसका था? ये नारा किसका था सर? ये नारा किसका था? ये नारा किसका था? वंशज उनके अनुयायी। धर्मवीर चौधरी जी आपके पास मेरे सवाल का जवाब नहीं है, आप अगर मेरे सवाल का जवाब नहीं देंगे सर तो मुझे मजबूरी में आगे बढ़ना पड़ेगा, क्योंकि ये बहस मैं अपने लिए नहीं कर रही, मैं ये बहस दर्शकों के लिए कर रही हूँ। और जिस तरह से आप चिल्ला रहे हैं और सवाल से भाग रहे हैं, उससे एक बात तो साफ है, आपके पास इस सवाल का जवाब नहीं है। आलोक मेहता जी, आपका रुख करना चाहती हूँ, इस बहस में आपने देख लिया सर, राम और परशुराम का जिक्र भर मैंने किया और उसी में जातिवाद भी इसमें आ गया, इसमें चुनाव भी आ गए, इसमें वोट भी आ गया, इसमें ब्राह्मण भी आ गए सर। ये राम परशुराम की एंट्री कराकर यूपी की सियासत करना क्या चाह रही है? अदिति जी, ये बहुत ही दुखद अध्याय जिसको आप कहेंगे। देखिए आज गणेश चतुर्थी है तो गणेश जी की जाति भी बताने लगेंगे, कल परशुराम जी की बताने लगे। आप देखिए कि परशुराम जितने बड़े विद्वान उनको जिस रूप में माना जाता है, लेकिन आपने देखा नहीं था पिछले चुनाव में जनोईधारी भी नेता आ गए थे, राहुल गांधी जी निकल करके। तो ये जो जातिगत राजनीति, जो बड़ी पार्टियां भी हैं और वो इस तरह की बातें कहें, और 2022 अभी आगे है, लेकिन अभी से परशुराम जी की जाति के आधार पर आप ब्राह्मणों के साथ कहें। देखिए यदि वहां पर जो गड़बड़ है, घनश्याम तिवारी जी बहुत समझदार उनकी पार्टी के लोग हैं,
देखिए कितना आप यदि और मुद्दों पर लड़ाई लड़े वो समझ में आता है, लेकिन उनके कोई नेता क्या कह रहे हैं, कम से कम उनको दंडित नहीं किया गया कि भाई आप ये कैसे बकवास कर रहे हैं कि राम का अस्तित्व नहीं है। घनश्याम तिवारी जी तो बहुत ज्यादा शिक्षाविद हैं। आप देखें आज ही मेरे पास आया है वीडियो, घाना जैसे देश में जो अफ्रीका का सबसे बहुत छोटे देशों में से एक है, वहां भी गणेश चतुर्थी, जन्माष्टमी, रामनवमी मनाई जा रही है। 2 दिन अभी गणेश चतुर्थी मनाई जाएगी। तो अफ्रीका में, यूरोप में, अमेरिका में, जहां इन सब के बारे में एक महापुरुषों की तरह बात होती है, वहां भारत में इतना क्षुद्र। और ये वही है अदिति जी, आप याद करिए अभी जिस नारे का आपने जिक्र किया वो मंडल के नाम पर जब शुरू किया गया था, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद कितना उन्होंने क्या किया। और ये सारी जो गतिविधियां हैं ये खास केवल जाति का नहीं है। आप अभी इसके पीछे देखिए एक अल्पसंख्यक समुदाय के वोट को भी खींचने के लिए कि देखिए ये धर्म के नाम पर परशुराम कौन है, वो ब्राह्मण है कि वो हिंदू हैं कि क्या है, ये सब बड़े अजीब तरह के तथ्य दिए जाते हैं। और राम को काल्पनिक बताना, आज इस राम जन्मभूमि के होने के बाद उनकी अपनी धारणा हो सकती है, वो किताब में जो चाहे सेकुलरिज्म के नाम पर लिखें, लेकिन क्या पब्लिक प्लेस में रह करके पब्लिकली इस तरह की बातें कहना और उस तरह की भारत के लोकतंत्र का भी अपमान है, उनकी पार्टी के लिए नुकसानदायक है, समाज के लिए नुकसानदायक है और देश की छवि बाहर बिगाड़ने की बात है। देखिए जहां कुछ देशों की हमारे पर निगाह लगी है, वहां राम को या परशुराम को जाति से जोड़ना, गणेश को जोड़ना, श्री कृष्ण को जोड़ना, ये भारत के खिलाफ ही षड्यंत्र है। क्योंकि दुनिया की निगाह में भारत चुभ रहा है, इसलिए हमारे महापुरुषों को, हमारे देवताओं के बारे में इस तरह के भ्रम हमारे नेता फैला रहे हैं। उसको कुल मीडिया दूसरा आप देखेंगी कि दूसरा मीडिया भी उसको उछाल देगा, कहेगा हाँ देखो भारत में तो यही सब माना जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल इंपॉर्टेंट पॉइंट सर आपने उठाया। घनश्याम तिवारी आपका जवाब, क्योंकि सवाल आलोक जी ने आपसे भी पूछा है, और उसके बाद शांतनु का रुख करेंगे उसके बाद। जल्दी से 20 सेकंड्स का काउंटर। बिल्कुल, मैं जवाब में सिर्फ ये कहना चाहूंगा, आलोक जी बहुत पढ़े लिखे हैं, काफी समय से इन्होंने राजनीति और अन्य चीजों में विश्लेषण किया है। इन्हें अदम गोंडवी जी की कविता याद होगी, वेद में जिनका हवाला हाशिए पर भी नहीं, वे अभागे आस्था विश्वास लेकर क्या करें, लोक रंजन हो जहां शंभुक वध की आड़ में, उस व्यवस्था का हम इतिहास लेकर क्या करें, कितना प्रतिगामन रहा भोगे हुए क्षण का इतिहास, त्रासदी कुंठा घुटन संत्रास लेकर क्या करें, बुद्धिजीवी के यहाँ सूखे का मतलब और है, पारलौकिक प्यार में मधुमास लेकर क्या करें। इस देश में सामाजिक व्यवस्था में धर्म जिस तरीके से जुड़ा है, अगर कोई दलित गरीब व्यक्ति पूछता है कि मेरा स्थान कहां है, तो उसका लोकतांत्रिक अधिकार है जो उसे बाबा भीमराव अंबेडकर ने दिया है। जहां तक भगवान राम की बात है, जैसा मैंने कहा, मेरे चाचा जी का नाम परशुराम तिवारी है, मेरे बड़े पिताजी का नाम रामजग तिवारी है। राम हर परिवार में है। आपकी पारिवारिक हिस्ट्री नहीं पूछ रही हूं सर मैं, और आप सामाजिक व्यवस्था का जिक्र यहाँ पे कर रहे हैं ना सर। क्या करना कि राम आराम से, मुझे मेरा सवाल पता है और मुझे पता है मुझे मेरे सवाल का जवाब चाहिए। सुनिए मेरी बात सुनिए। सामाजिक व्यवस्था का जिक्र आपने किया ना, सामाजिक व्यवस्था का जिक्र किया, तो आपकी सियासत सामाजिक व्यवस्था पर होनी चाहिए। आप क्या कर रहे हैं? राम परशुराम कर रहे हैं आप। सामाजिक व्यवस्था की बात करते हुए आप राम परशुराम कर रहे हैं, ये आपकी सियासी मजबूरियां दिखा रहा है। वही तो मेरा सवाल है। अच्छा वो आप खुद ही इस सवाल पर आ गए। सामाजिक व्यवस्था का नाम तो आप लेते हैं सर, लेकिन करते राम श्री राम है। शांतनु गुप्ता प्लीज, अब नाउ लेट मी गेट अ काउंटर टू यू प्लीज, थैंक यू। शांतनु गुप्ता, सवाल तो यही है। अभी थोड़ी देर पहले आलोक जी जनेऊ का जिक्र कर रहे थे। इस बार तो लग रहा है सभी पार्टियां कमीज के ऊपर, कपड़ों के ऊपर जनेऊ पहनकर ना निकल पड़े 2022 में। मैं आपको इसका कारण भी बताता हूँ। 2014 में जब कांग्रेस मुंह के बल गिरी और 40-50 सीट की पार्टी बन गई, रीजनल पार्टी जैसी सिकड़ गई, तो एक ही एंटनी के अंदर में कमेटी बनी, कांग्रेस हारी क्यों, और उसका जो नतीजा आया कि कहा कि हमें जो हमारी एंटी हिंदू जो हमारी गतिविधियां उसको रोकना होगा। और तभी से राहुल गांधी का जनेऊधारी बने, उनका टेंपल रन शुरू हुआ, प्रियंका गांधी भी भागी, और वही सीखा अखिलेश यादव ने, वही सीखा और जो पार्टियां कांग्रेस की छत्र छाया में पलती हैं। देखिए ये कौन सी पार्टियां, ये वो पार्टियां जिनके लिए राम काल्पनिक है, जिनके लिए लड़के मंदिर जाते हैं, लड़की छेड़ते हैं। अखिलेश यादव ने अपने 5 साल में अयोध्या में पत्थर नहीं आने दिया बीजेपी की कार्यशाला में। मुलायम सिंह यादव के तो पता ही हाथ खून से रंगे हैं कार सेवकों के। तो ये लोग अब जैसे ही राम मंदिर का निर्माण की गतिविधि शुरू हो गई है, अब इनको लगता है कि ये जो जाति की राजनीति करते थे वो अब लंबी नहीं चल पाएगी। इन्होंने बहुत कोशिश की। किसी ने कहा कि तिलक तराजू तलवार के नाम पे करा, किसी ने गणेश को कभी ब्रह्मा कह दिया, और फिर इन्होंने कहा कि मुस्लिम और यादव को मिला लेते हैं, किसी ने कहा दलित और मुस्लिम को मिला देते हैं। तो इनका कास्ट कॉम्बिनेशन था, यही सोशल इंजीनियरिंग करके जीतते रहे। 2014-2019 में मुंह के बल गिरे, इनको देखा अब नहीं हो सकती, तो अब ये कोशिश कर रहे हैं कभी परशुराम का नाम ले लें, कभी राम का नाम ले लें, कभी कोई सपा का प्रवक्ता आके वो अपने पिताजी का नाम लेगा, उसमें राम है। देखिए इससे नहीं होगा।
अब ओरिजिनल सामने आ गया, फोटोकॉपी से कोई काम नहीं करेगा। सबको पता है भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 30 साल से अपना पॉलिटिकल वेट लगाया है इस पे, और जिस पे जैसा अशोक जी ने कहा, इंडोनेशिया जिसमें 88% मुसलमान रहते हैं, वहां पे राम का नाम है, वहां की एक रामायण है। थाईलैंड की ऑफिशियल बुक जो है, नेशनल बुक है, वो है रामाकीन, वहां के राजा को राम कहा जाता है। वह इंडोनेशिया में सरकार पैसा देती है रामलीला कराने के लिए, भारत में अगर दे दे सरकार तो हाय तौबा मचाते हैं लोग टीवी पे आके। देखिए अब ये छद्म पॉलिटिक्स नहीं चलेगी, सबको पता लग गया है, राम भारत के हीरो हैं, हिंदू के भी हीरो हैं, मुसलमान के हीरो हैं, अब वो स्थापित हो रहे हैं। मेरे ख्याल से तो एक नेशनल कलंक था, एक राष्ट्रीय कलंक था हमारे ऊपर कि राम के शहर में, राम के देश में हमने राम को टेंट में रखा था। अब वो मंदिर में जा रहे हैं, अब वो छाया क्षेत्र में जा रहे हैं, तो बहुत सारे लोग कुलबुलाहट है, उसी को किसी परशुराम की और राम की राजनीति में करेंगे, जिसे भी पता है विष्णु के 10 अवतार हैं, 6वां रूप परशुराम है, 7वां रूप राम। इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने यहाँ पर उठाया। मैं चाहती हूँ आपने, क्योंकि भगवान श्री राम और परशुराम दोनों का यहाँ पर जिक्र किया है, दोनों के ही अवतार होने की बात कही है, तो चलिए अपने दर्शकों को सुनवाते हैं यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने क्या कहा राम और परशुराम को लेकर। जिन लोगों को राम के वास्तविकता पर ही विश्वास नहीं था, उन्हें राम की ताकत का एहसास अब तो हो रहा होगा। अब रोम की भाषा बोलने वाले लोग भी राम राम चिल्लाने लग गए हैं, भले वह परशुराम के माने ही क्यों न हो, लेकिन उन्होंने चिल्लाना तो शुरू किया है, क्योंकि राम का नाम तो ऐसा है कि आप जिस भी रूप में ले लें, राम के नाम पर ले लें, चाहे परशुराम के नाम पर ले लें, और चाहे मरा के नाम पर ले लें, वो तो हर एक का उद्धार कर देता है। राजेश मिश्रा जी, रोम रोम कहने वाले अब राम राम कह रहे हैं, पूछ रहे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। आदित्य जी, सीएम योगीनाथ जी, पहले तो मैं स्पष्ट कर दूं कि राम और परशुराम दोनों आराध्य हैं और इन दोनों के नाम पे राजनीति नहीं करनी चाहिए। और राम या परशुराम किसी पार्टी के पेटेंट नहीं है कि उनके सिवा कोई दूसरा नहीं बोलेगा, राम का नाम नहीं लेगा। यदि ये किसी राजनीतिक दल को भ्रम हो जाए कि राम जी का नाम हमें लेना चाहिए, दूसरा कोई नहीं ले सकता, ये उनका भ्रम है। और यदि ये पेटेंट करना चाहते थे तो सबसे पहले अनलॉकडाउन के पीरियड में उत्तर प्रदेश के अंदर शराब की दुकानें फर्स्ट लॉकडाउन से खुल गई, सुबह 10 बजे से रात को 9 बजे तक, और अभी तक भगवान राम का मंदिर नहीं खुला है। और उसके बाद भी कोई ये महसूस कर ले कि भगवान राम हमारे पेटेंट है तो कोई मानने को तैयार नहीं है। और आदित्य जी, जब जात की बात होती है, यही मुख्यमंत्री जी राजस्थान के चुनाव में जाके बोलते हैं, हनुमान जी की जाति बताते हैं कि ये दलित हैं, गुरबे हैं। और सबसे बड़ा दुर्भाग्य तो तब है राजेश मिश्रा जी, कि जब राष्ट्रपति के चुनाव, राष्ट्रपति भाजपा जिसको राष्ट्रपति बनाती है, मुझे और जब गुजरात के चुनाव के पहले, गुजरात के चुनाव के पहले राष्ट्रपति की जाति बताई जाती है। सुनिए ना, आपने दुकानों की तुलना श्री राम से कर दी, आपने उसी सेंटेंस में, मतलब आपको मतलब पता है आपने क्या किया? इसलिए कर दी सर, कैसे कर दी आपने? कैसे कर दी आपने? जी सुनिए, मैं ऐसे अपमान मत कीजिए सर, बहस में बैठ के मत कीजिए सर अपमान, राम को इस तरह से अपमान मत कीजिए सर, पूछता हूँ, इस तरह से अपमान मत कीजिए। आपका सवाल वाजिब हो सकता है, लेकिन आप इस तरह से मत कीजिए। करोड़ों राम भक्तों के आराध्य है, और शायद आपको बात मेरी समझ नहीं आई, आपको शायद मेरी बात शुरू में समझ में नहीं आई। सर सुन लीजिए प्लीज, मैं आराम से बात करना चाहती हूँ। भारतीय संस्कृति, भारतीय परंपरा के प्रतीक है श्री राम, समझिए इस बात को। ये धर्म समुदाय के साथ जोड़कर देखना बंद कीजिए। राम राज्य की परिकल्पना जो है उसका धर्म विशेष से ताल्लुक नहीं है, किसी समुदाय से ताल्लुक नहीं है। राजेश जी सुन लीजिए मेरी बात सर, इस पर सख्त आपत्ति है कि आप किस तरह की दुकानों के साथ भगवान श्री राम के मंदिर का कंपैरिजन कर रहे हैं सर। क्या कह रहे हैं आप, क्या कह रहे हैं सर? बोलते हुए थोड़ा तो संजीदगी बढ़ती जाए, थोड़ी तो गंभीरता दिखाई दे सर, थोड़ी तो गंभीरता दिखाई दे। भारतीय संस्कृति के प्रतीक है श्री राम सर, आप बोले जा रहे हैं, आपको बात ही नहीं समझ आ रही सर, बात ही नहीं समझ आ रही। एक बार फिर से दोहराते हुए, इस बहस में हमारे पैनलिस्ट की राय निजी राय होती है, चैनल उसे एंडोर्स नहीं करता है, किसी की भावनाओं को हम ठेस नहीं पहुंचाना चाहते हैं, सबकी भावनाओं का सम्मान करते हैं, और कोशिश ये रहती है कि हम वो ये सुनिश्चित करें। सर प्लीज, प्रेम शुक्ला जी, प्रेम शुक्ला जी, इन्होंने एक सवाल उठाया और वो सवाल आपसे हर कोई पूछता है। राम पर आपका पेटेंट है, आपका कॉपीराइट है सर, आपको तो खुश होना चाहिए, आपकी सियासी पिच पर आकर खेल रहे हैं। नहीं, बिल्कुल हमारा राम पर पेटेंट नहीं है, राम सबके है, सबके रोम रोम में रहे।
हम चाहेंगे, लेकिन कृपा करके बताइए ना, जो राम को काल्पनिक कह रहे थे, आज जब राम के अस्तित्व पर बात कर रहे हैं तो पहले अपने पुरानी गलतियों पे क्षमा मांगेंगे कि नहीं मांगेंगे? राम को काल्पनिक कहकर क्या सर्वोच्च न्यायालय में शपथ पत्र नहीं दायर किया गया था? क्या ये सत्य नहीं है? और जब ये सत्य है तो इस सत्य को जब आपने गलती की थी, आज मैंने अगर कोई गलती की और कल मैं उस गलती को अगर दुरुस्त करना चाहूं तो मुझे अपनी गलती पर क्षमा प्रार्थना करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? तो यदि हम ये कहते हैं कि जो कल तक रोम रोम कर रहे थे, जिनको राम काल्पनिक लग रहे थे, आज वो राम राम जप रहे हैं, तो कृपा करके कहते हैं साहब कि हम जब पहले कह रहे थे सत्ता में बैठकर कि राम काल्पनिक है, वो हम गलत कह रहे थे, हमसे गलती हो गई, तो साहब गलती भी नहीं मांगेंगे। और जो राम की भक्ति में लीन है उन पर प्रश्न करेंगे राम का आप पर आपका पेटेंट है। अरे भाई, भक्तों का पेटेंट होता है भगवान पर। भक्तों की मर्जी से भक्तों के सारे मन मुराद को पूरा करने का काम भगवान करते हैं। तो राम में हमारी आस्था है, लेकिन जिनकी रोम में आस्था है उनकी भी राम में आस्था है, ये कहना गलत नहीं है। उनकी भी राम में राजनीति के कारण ही सही आस्था प्रकट हो रही है। ठीक है, कबीरदास ने कहा राजेश मिश्रा, घनश्याम तिवारी और धर्मवीर चौधरी से जवाब ला रही। आपने पूछा, आपने सवाल उठाया है, जवाब सुनिए। जो सुख में सुमरन करे तो दुख काहे को होए। ठीक सर, ठीक, जवाब दीजिए एक एक करके। राजेश मिश्रा जी, उसके बाद घनश्याम तिवारी और फिर धर्मवीर चौधरी। प्लीज सर, स्टिक टू द पॉइंट। 30 सेकेंड्स काउंटर आपका। दूध का दूध और पानी का पानी उत्तर प्रदेश में इस बार ब्राह्मण ही करेगा। आज मैं बताना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से। क्या बताना चाहते हैं सर आप? खुल्लम खुल्ला जातिवाद फैला रहे हैं, खुल्लम खुल्ला इस तरह से। राजेश मिश्रा जी, अब आपको आवाज आने जातिवाद तो वो कर रहा है जो हनुमान जी की जात बता रहा है। सुनिए अदिति जी, जातिवाद वो कर रहा है जो हनुमान जी की जात बता रहा है। जातिवाद वो कर रहा है जो जाति पे वोट मांग रहे हैं इस डिबेट में बैठकर। हम कुछ नहीं कर रहे हैं। आप इस डिबेट में बैठकर जाति पर वोट मांग रहे हैं सर। सुनिए, आपको क्या लग रहा है लोगों को बात समझ नहीं आती सर? मैंने राम सर, ये उंगली नीचे कीजिए, उंगली नीचे कीजिए पहले सर। आप मैं जात पहले आप उंगली नीचे कीजिए सर, आराम से बात कीजिए, आराम से बात कीजिए, आराम से बात कीजिए। आप मैं जाति पे वोट मांग रहे हैं, आराम से बात करता हूँ। ये कह रहे हैं आप जाति पे वोट मांग रहे हैं आप? मैं कभी जात पे वोट नहीं मांगता। खुलकर बोल रहे हैं आप ये बात। आप कह रही हैं, मैं तो कह रहा हूँ। सर आप ही कह रहे हैं, अभी आपने कहा, आप ही ने तो कहा सर, मंत्री जी ने हनुमान जी आप ही ने तो कहा। अभिशासन किसका करवा रहे थे आप? मैं तो कह रहा हूँ कि हनुमान जी की जात जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल कौन कर रहा है? मैं तो राष्ट्रपति की जात क्यों बताई जा रही है? सर आप ये बताइए, जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल कौन कर रहा है? क्या कर रहा है? जातिवाद नहीं कर रहा है। जो लोग राष्ट्रपति की जात बता रहे हैं वो जातिवाद नहीं कर रहे हैं। जो लोग हनुमान जी की जात बता रहे हैं वो क्या कर रहे हैं? जातिवाद ये नहीं है। जातिवाद तो और है क्या? ठीक है सर, आप जो कर रहे हैं वो जातिवाद नहीं है। दूसरों को कटघरे में आप जरूर खड़ा करेंगे। आप जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल करें, आप भरी डिबेट में बैठकर जाति के नाम पर बड़े बड़े ऐलान करें, उसमें आपको कोई आपत्ति नहीं। थोड़ा संविधान पढ़िए, थोड़ा संविधान पढ़िए। अभी थोड़ी देर पहले संविधान की दुहाई दे रहे थे आप। थोड़ा सा संविधान पढ़िए, थोड़ा संविधान पढ़िए सर, थोड़ा सा संविधान पढ़ लीजिए। ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं, इसी पर क्लैरिटी हासिल कर लीजिए। प्रेम शुक्ला जी, इनको जवाब दीजिए, इनको जवाब दीजिए, क्योंकि इनके सवाल आपसे भी है और आपकी पार्टी द्वारा ये हुआ है। सुनिए अदिति जी, कुछ लोगों को आपकी बात पूरी हो गई तो मैं उत्तर दे दूं। अब आप काफी देर बोल लिए, थोड़ा उत्तर देने का अवसर दें। अदिति जी, मैं अपनी बात रखूं, आपने मुझसे पूछा है प्रश्न। जी बोलिए। देखिए राजेश मिश्रा जी ने अभी आपके चैनल पे कहा कि ब्राह्मण इस बार सबक सिखा देगा। किसको? कौन सा ब्राह्मण? वो जो कौल दत्तात्रेय गोत्र वाला ब्राह्मण है, जो भारत में ब्राह्मणों की जितने भी सारी जो जातियों के गोत्र होते हैं उनसे हटकर एक नया गोत्र जिन्होंने पैदा किया, कौल दत्तात्रेय गोत्र। वो कौल दत्तात्रेय गोत्र के जनेऊ, कोट के ऊपर जनेऊ पहनने वाला ब्राह्मण। साहब, ये ब्राह्मण ठाकुर बनिया की बात ना कीजिए, ये उत्तर प्रदेश की जनता की बात कीजिए, उस जनता के कल्याण की बात कीजिए, तो उस जनता के सामाजिक समरसता के। आपकी मैंने एक बार भी नहीं किया। आप जनेऊ पहने तो आपका याद दिला रहा हूँ। अरे भाई, जनेऊ किसने पहना था मुझे बताइए ना। आदरणीय राजेश जी, कृपा करके बताए कि किसने कोर्ट में जनेऊ किसने पहना? लेकिन कोर्ट में जनेऊ पहनकर कौल दत्तात्रेय गोत्र का ब्राह्मण कौन है? और कौल 126 गोत्र है समग्र सनातनी समाज में। 126 गोत्र है, 127वां गोत्र कौन दत्तात्रेय? आप भी प्रेम
प्रेम शुक्ला जी, आप भी उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल से हैं। जब कोई पूजा में बैठता है तो ब्राह्मण जनेऊ उससे अतिरिक्त गोत्र आपने पैदा कर दिया भैया, और वो नया गोत्र पैदा कर दिया आपने, सामान्य सी बात है। वही गोत्र वाले हटा देंगे। आप पूजा करते हैं तो बताइए ना, आपका गोत्र पंडित नहीं बताते हैं क्या? कौन सा गोत्र? आप जनेऊ आप नहीं बताते पहनते नहीं, हैं कौन क्या? दत्तात्रेय गोत्र होता ही नहीं है। मैं वही तो बता रहा हूँ, जब आप किसी मंदिर में जाएंगे, कहीं पूजा करेंगे, हमारे गोत्रों की सूची में, तो इसमें क्या दिक्कत? गोत्रों की सूची में कौन, आप कौन दत्तात्रेय गोत्र का इतिहास बता दीजिए ना, कौन दत्तात्रेय गोत्र का बता दीजिए, कौन सा इतिहास है, कौन दत्तात्रेय गोत्र कब हुआ, उसके मूल पुरुष कौन है, बता दीजिए आप तो ब्राह्मण है, विद्वान है, काशी के हैं, बताइए कौन दत्तात्रेय गोत्र कहाँ से आया? शुक्ला जी, मैं कौन उसका मूल पुरुष का इतिहास बताने मैं गर्ग गोत्र का मूल पुरुष बता दूंगा, शांडिल्य का मूल बता दूंगा, गौतम का बता दूंगा, भरद्वाज का बता दूंगा। थोड़ी देर पहले आप जाति शब्दों का इस्तेमाल कर रहे थे। प्रेम शुक्ला जी, उन्होंने आपसे जो सवाल पूछा सर, आपने जवाब नहीं दिया। उत्तर प्रदेश आप इससे जो सवाल पूछ रहे हैं, आप ये भी जवाब नहीं दे रहे, क्योंकि सबको अपनी अपनी राजनीति की सुविधा यहाँ पर देखनी है। घनश्याम तिवारी, आपका काउंटर। लेकिन सवाल देखिए, हमारे दर्शक भी बार बार जो सवाल बार बार हमें मिल रहा है सोशल मीडिया पर, हर कोई एक ही सवाल पूछ रहा है सर, कि जो लोग कल तक राम के अस्तित्व पर सवाल उठाते थे, आज वो जय परशुराम कैसे कर रहे हैं सर? इस सवाल का सामना आपको करना पड़ेगा सर। अच्छा सवाल है। जो आज भारतीय जनता पार्टी और खासकर आदित्यनाथ, जिनकी सरकार ब्राह्मणों का फेक एनकाउंटर करा रही है, ब्राह्मणों के बच्चों का, उनकी बेटियों को जेल में डाल रही है, वो जो डर आदित्यनाथ के अंदर आज दिखाई दिया विधानसभा में, वो अच्छा डर है। वो डर दिखना चाहिए आदित्यनाथ को, ऐसे ही ब्राह्मणों से डर के रहना चाहिए। ये परशुराम की बात तो हम नहीं कर रहे थे, आदित्यनाथ ने क्यों किया? हम तो उनसे पूछ रहे थे कि चेतन चौहान जी की जो मृत्यु हुई है, उनके मंत्री थे, उनको व्यवस्था क्यों नहीं दी गई? विधानसभा में हमारी बात ये थी, आदित्यनाथ राम रोम और परशुराम करने लगे। ब्राह्मणों से डरी हुई भारतीय जनता पार्टी ये सबूत दे रही है, और आदित्यनाथ ये सबूत दे रहा है कि जो बच्चे का फेक एनकाउंटर हुआ, जिस बेटी को फेक तरीके से जेल में डाला, और जिस तरीके से कलम कराया के साथ जो हुआ, भारतीय जनता पार्टी नहीं आएगा डर के मारे, यही वाला नहीं आएगा मुंह पे, पेश कर देंगे। जिस तरीके से ये ब्राह्मण के बच्चे का नीरज मिश्रा की हत्या किसने करवाई? चले आते हैं, मिश्रा की हत्या किसने करवाई? आएंगे, उसका सिर किसने कलम करवा के मंगवाया? बताइए तो सही, नाम तो लीजिए, अब से आने वाला नाम तो ले लीजिए, वो कौन था, किसने नाम दे रहे हैं? प्रेम शुक्ला जी, जवाब तो सुनिए सर, नॉन स्टॉप बोले जाएंगे तो कैसे होगा? जवाब चाहिए ना आपको, दर्शक भी सुनना चाहेंगे उनके पास क्या जवाब है। अब सुनिए, घनश्याम तिवारी जी दीजिए जवाब सर, 20 सेकंड, उसके बाद मैं धर्मवीर चौधरी जी का रुख करूंगी। प्लीज एक एक करके सुन लीजिए। प्रेम शुक्ला जी सुनिए प्लीज। घनश्याम तिवारी, वो जो सवाल पूछ रहे हैं आपसे कन्नौज के नीरज मिश्रा को लेकर, उस पर जवाब दीजिए सर। प्रेम शुक्ला जी कन्नौज के नीरज मिश्रा जी के केस के बारे में पूछ रहे हैं, उनको अपनी सरकार से पूछना चाहिए, उनकी सरकार है। सवाल यहाँ टीवी पर पूछ रहे हैं, यहाँ एक 16 साल के बच्चे की हत्या हो जाती है, ये मुंह छुपाए बैठे रहते हैं। जहाँ पे एक नवविवाहिता को जेल में डाल दिया जाता है बिना किसी अपराध के, मुंह छुपाए बैठे रहते हैं। जहाँ इनका बड़े बड़े कुख्यात सवाल तब एक ही बहुत ही विचित्र हालात है। इस बहस में भी हमारे दर्शकों को समझ आ रहा होगा कि श्री राम, जिन्हें सियासत का, अयोध्या को सियासत का एक बड़ा केंद्र बना दिया गया, सियासत का बड़ा केंद्र बना दिया गया, काल्पनिक बताया गया, उनके अस्तित्व पर सवाल पूछे गए, तमाम तरह की बातें कही गई, काल्पनिक हैं। अभी थोड़ी देर पहले तो बताया अभी आपको हमने कि किस तरह से समाजवादी पार्टी के एक नेता हैं लोटन राम निषाद, वो तो आज भी राम को कहते हैं कि फिल्म के पात्र हैं, काल्पनिक हैं, और आज वही सियासी दल, सवाल पूछने वाले दल जय श्री राम कर रहे हैं। लेकिन ऐसे में बीजेपी से भी सवाल ये, क्या श्री राम पर किसी का कॉपीराइट है? ये सवाल भी लगातार बना हुआ है। लेकिन धर्मवीर चौधरी जी, सवाल आपसे भी वही है, अब वोट की मजबूरी आई तो श्री राम की याद आई। आदित्य जी, भगवान श्री राम ने जिन वंचितों का, आदिवासियों का, भीलों का साथ लेकर के नारी शक्ति, नारी सम्मान के लिए, सीता मैया को मुक्त कराने के लिए रावण की कैसे असुरों का संहार किया था, वही भगवान राम को मानने वाले योगी आदित्यनाथ और बीजेपी के लोग जो मुंह में राम और बगल में छुरी रखते हैं, वो दलितों के सम्मान नहीं करते हैं।
ये वो सम्मान, दलितों का सम्मान ये नहीं करते हैं, कोर्ट के वो फैसले से नारियों पहले का कहा सम्मान गया नहीं था। करते जब हैं, रामलला वो महिलाओं टेंट में का थे, सम्मान नहीं करते खूब हैं। बारिश, उन्होंने सर्दी, एक जब दलित रामलला टेंट में को बैठे राम हुए के थे, मंदिर के तब ये सम्मान कहा गया था, तब ये दर्द कहा गया था, तब ये संवेदनशीलता कहाँ गई थी? मुझे जरा 10 कहाँ गया सेकंड था? तो दीजिए। हाँ, बोलिए मुझे सर। 10 सेकंड तो दीजिए। बोलिए, बोलिए, ये लेकिन जो दोहरे मनी मापदंड मत माफिया, अपनाइए। मीडिया का गठजोड़ दोहरा चल रहा मापदंड है मत अपनाइए 21वीं और सदी आप में। ट्रैक चेंज करने की ये कोशिश जो मत मनी कीजिएगा, क्योंकि माफिया, मुझे समझ आ रहा है अब मीडिया का आपके जो पास जवाब गठजोड़ नहीं चल है। रहा है, आप नहीं पूछेंगी कि 2 करोड़ लोगों के रोजगार कैसे चले गए, आप नहीं पूछेंगी कि आज लोगों के घरों में चूल्हा कैसे जल रहा है, लेकिन आपको भी मजा आ रहा है, मीडिया को रणवीर भी चौधरी जी, मजा आ रहा है कि रणवीर राम की चौधरी डफली जी, बजाइए। अच्छा लगता है आप राम अपनी नाम की सियासत इस लूट पर है, खड़े लूट करते, सके तो लूट, आप बेरोजगारी और की बात अंतकाल करते, पछताएगा। आप निर्धनता की जब बात प्राण करते, आप जाएंगे निर्धनों झूठ, की बात तो करते, ये बीजेपी आप के बात लोग, करते कोविड काल में ये सरकार क्या बीजेपी के कदम लोग उठा रही है, तो ना कि राम परशुराम नाम की की मूर्ति लूट में बनवाने लगे की हुए बात हैं। करते, मीडिया ना भी कि उसका परशुराम साथ का दे रहा अस्पताल है। बनवाने की बात आप करते, जो ना कि है, भगवान परशुराम की इस सियासत में देश एंट्री में कराते, ना कि BRP उनका की सियासी रिपोर्ट फायदा क्या उठाने कहती की है बात करते। कि महिलाओं ये के इस ऊपर पर बोलिए सबसे आप, ज्यादा अत्याचार इस हो पर रहे बोलिए हैं। आप, मीडिया आपके पास उसको जवाब नहीं नहीं है, उठाएगा। आपके इस पास देश जवाब में, नहीं है और आपके इस पास देश जवाब में नहीं तो आप सवाल हाहाकार पूछेंगे मचा हुआ मीडिया है। से, गुंडों सवाल का पूछेंगे आप शासन मीडिया चल से, रहा है। क्योंकि आपके पास जवाब मीडिया नहीं इसको नहीं है, उठाएगा। क्योंकि आपने तब तो आज खूब सियासत सरदार चमकाने की पर कोशिश जो की है, जब रामलला टेंट सैनिक में बैठे सबसे हुए ज्यादा थे, शहीद हो तब रहे तो हैं। आपका दिल नहीं उसका पसीज रहा आप था जो है उनके नहीं लिए, उठाएंगे। तब तो उनके लिए कोई लेकिन सम्मान आप की भी बात आप नहीं कर रहे थे, राम- तब आपको कोई नकली तकलीफ राम नहीं थी। भक्तों अब की आकर आपको समाप्ति रोजगार, है। गरीबी मीडिया भी और शामिल कोविड हो गया याद आ रहा है सर, और मीडिया अब आ रहा है, को क्योंकि अपनी मैंने पलट के दुकान आपसे चलानी सवाल है। पूछ लिया है, इसीलिए आप मीडिया अपनी भी सियासत राम खड़ी नाम करते हैं ना जप उसके रहा ऊपर, है। क्यों नहीं और खड़ी वो की असल आपने, मुद्दों से क्यों आपने सवाल देश नहीं की पूछे, जनता को क्यों आपने सवाल नहीं भटकाने पूछे, का क्योंकि काम कर एंट्री तो रहा आप ही लोगों ने है। और कराई, आप बखूबी जो है परशुराम को उनका यूपी साथ की दे रहे सियासत हैं। में लाने वाले कौन है, कौन है, आप ही लोग हैं, बहुजन समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी, और सबको पता है आप लोग क्यों कर रहे हैं। शांतनु गुप्ता, शांतनु गुप्ता, चिल्लाइए नहीं प्लीज, प्रेम शुक्ला से पूछ के शांतनु करेंगे। गुप्ता, योगी आदित्यनाथ आपका नाम शांतनु गुप्ता कब से हुआ सर, प्लीज नाम तो रहने दीजिए कम से कम, शांतनु। अदिति देखिए, मुझे बहुत दुख है कि समाजवादी पार्टी के इतने पढ़े लिखे प्रवक्ता इतनी देर से उनके दो ही आर्गुमेंट हैं, ब्राह्मण ये, ब्राह्मण वो, ब्राह्मण ये, उन्होंने एक भी कुछ और तक ही नहीं दिया। देखिए, राम के लिए गुहा की भी कोई जाति नहीं थी, शबरी की कोई जाति नहीं थी, हनुमान की कोई जाति नहीं थी, उनके लिए केवल दो जातियां थी, धार्मिक या अधार्मिक। रावण चाहे वो ब्राह्मण पुत्र था, वो धार्मिक नहीं था, उसका वध किया। उसी का भाई विभीषण, वो धार्मिक था, तो उसको सिंहासन पर बिठाया लंका के। देखिए, इनसे कहें एक बार रामायण पढ़े, तो वाल्मीकि रामायण की ओरिजिनल प्रति लेके पढ़े, अगर मुझे इनका एड्रेस दे दे तो मैं गिफ्ट करूंगा। मैं रामायण स्कूल चलाता हूं, उसमें आके बच्चे आके पढ़ते हैं रामायण, वो आके पढ़े उनको। देखिए, इतने दिनों से उन्होंने छद्म राजनीति बना के रखी कि नहीं, इसको नहीं पढ़ना है, राम काल्पनिक है, मंदिर नहीं बनने देंगे। अदिति, आपको पता है तिरुपति 3000 करोड़ रुपए की इकोनॉमी है, केवल गणेश विसर्जन मुंबई में 500 करोड़ रुपए की इकोनॉमी है। जो इन्होंने विकास रोका है अयोध्या का, पूरे पश्चिम का, पूरे बिहार का, पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश का, वो अब खुल रहा है। तो इनको दिक्कत हो रही है कि उत्तर प्रदेश में विकास कैसे होगा। इनको फिर वही दलित चाहिए, इनको दलित के नाम पे कैसे राजनीति हो। अच्छा, ब्राह्मण के हाथ में परशुराम का नाम लेके आता हूं। देखिए, अब वो खत्म हो चुका है, अब वो खत्म हो चुका है। ये आखिरी होता है ना, जब शांति आने वाली होती है, उसके पहले जो आखिरी विस्फोट होता है, ये वो थोड़ी उछलाहट है। लेकिन अब ये राजनीति खत्म होने वाली है। मैं इन सबको यही सलाह दूंगा। आपने कहा था 2017 के चुनाव में, घनश्याम, लड़के हैं, या क्या नाम था, दो लड़के आए थे, यूपी के लड़के, और काम बोलता है बोले तो ये तारों में उलझ गए। अब 40 ऐसी जगह हैं जहां पे वायर फ्री कर दिया है योगी आदित्यनाथ ने। ठीक, मुझे कमेंट आलोक मेहता जी का लेना है, एक कमेंट आलोक मेहता जी का लेना है, क्लोजिंग कमेंट सर आप ही का, क्योंकि मैं चाहती हूं कम से कम कुछ निष्कर्ष तो निकल कर आए, क्योंकि यहाँ पर तो सिर्फ आरोप प्रत्यारोप चल रहा है। जी आलोक जी, 40 सेकंड सर। अदिति जी, पहले तो वैसे भी, चूंकि खैर वो आप भी ने कहा भी कि मीडिया को लाने की बात बहुत गलत है। बेरोजगारी पर आपके भी चैनल में, मतलब इसलिए नहीं कि मैं यहाँ बैठा हूँ, और भी चैनल्स हैं, बेरोजगारी के मुद्दे पर मीडिया, या जितने गरीबी के मुद्दे पर इस समय जो समस्याएं हैं, बाढ़ हो, मीडिया क्या, इसको मीडिया को मत लपेटिए। आप सब मीडिया का उपयोग करते रहे हैं, और इसलिए भगवान परशुराम का भी उपयोग न किया जाए। जाति धर्म उससे ऊपर करे, जो कहा गया कि विकास की यदि बात करेंगे। देखिए, आपने यदि किया होता, इन पार्टियों ने यदि, हमने तो कई बार इसे छापा, उसको लोगों ने एक्सपोज भी किया, चैनल्स ने एक्सपोज किया। सड़कें बनाने के नाम पे करोड़ों अरबों रुपया खा लिया गया। ताज एक्सप्रेसवे के घोटाले के मामले में क्या हुआ, कितनी गड़बड़ियां होती रही। आज कम से कम यदि देश में जरूरत है, आप लोग यदि इसी की डिमांड करेंगे तो पूरा मीडिया के, पूरा देश दुनिया आपका साथ देगी कि ठीक है, उत्तर प्रदेश में एक बहुत बड़ा, वेटिकन से ज़्यादा बड़ा एक धार्मिक स्थल राम जन्मभूमि बन रहा है, और उसके अलावा मथुरा में बहुत अच्छा विकास हो रहा है, वाराणसी में कितनी सड़कें चौड़ी हो गई हैं।
तो आप यदि उनको बढ़ा करके वहां उद्योग लाने देंगे, भगवान परशुराम का नाम लीजिए, राम का लीजिए, कृष्ण का लीजिए, आप पैगंबर साहब का लीजिए, लेकिन कम से कम देश में विकास के बारे में मुद्दे बनाइए। खाली मीडिया नहीं बनाता है। आप लोगों का नेता बोलता है राम कौन था, अब जब ये पूछेंगे तो उसके बाद तो चर्चा होगी ना, जनता की भावना के लिए तो प्रकट करने की बात है। और इसलिए मुझे लगता है कि इस बहस में बराबर बताइए कि बहुत ही जिम्मेदारी ढंग से देश में कोरोना से लड़ने में भी, चाहे वो जी मीडिया हो, पूरे मीडिया ने जो रोल किया है, इसी तरह उत्तर प्रदेश में भी जो स्थितियां हैं, ठीक है, वही क्राइम है तो उसको रोकने में आपकी पार्टी के लोग कहाँ कोई सहयोग करते हैं? वो पुलिस में साथ में जाकर के काम करेंगे कि नहीं? खाली उसमें भी जाति गुजरेगी, मेरा पुलिस थानेदार रखिए, मेरा जाति का आदमी एसपी। और इसी पॉजिटिव नोट पर मैं इस बहस को खत्म भी करना चाहती हूँ। प्रेम शुक्ला जी, घनश्याम तिवारी जी, धर्मवीर चौधरी जी, राजेश मिश्रा जी, आलोक मेहता जी, शांतनु गुप्ता, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। और जाते जाते मुझे आपसे यानी हमारे दर्शकों से भी कहना है कि जाति ना पूछिए नेता की, पूछिएगा काम। आपकी भी जिम्मेदारी है लोकतंत्र। Presenting V News app available on Google Play and App Store. Download it now.